नमस्कार साथियों, सभी को मेरा गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और बड़ी-बड़ी जो ख्वाहिशें हैं, आपके सपने हैं, वो सभी साकार होने वाले हैं और आप तनाव मुक्त होकर अध्ययन कीजिए और हम भी आज तनाव मुक्त होकर पढ़ाते हैं आपको। तो आप तनाव मुक्त होकर पढ़ना चाहिए। जीवन में जो भी करना चाहिए विदाउट टेंशन करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता भी ईडी शर्मा इज़ हियर, डोंट टेक टेंशन डियर। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति पर का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जान कहते हैं। तो आपने जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसी में एक सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक कह सकते हैं हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी को गुड इवनिंग। चलते हैं साथियों, मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर की अवधारणा। सबसे पहले साथियों, राष्ट्रीय शक्ति है क्या, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहते भी हैं हेरोल्ड लासफेल हो, मार्गेंथाउ हो, ऐसे विद्वान कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। तो क्या कहा जाता है? किसी राष्ट्र की वह क्षमता जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित किया करता है। ये सिंपली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अवधारणा मार्गेंथाउ, लासवेल जैसे विद्वान इसी प्रकार की अवधारणा देते हैं। हांस जे मार्गेंथाउ, लासवेल, हेरोल्ड लासवेल इसी प्रकार की अवधारणा का समर्थन करते हैं और यही परिभाषा वो देने की कोशिश करते हैं। एक क्या है, बर्नोन वैन डाइक थे, वो कहते हैं शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है जिनकी प्राप्ति के लिए राज्य प्रयत्नशील रहते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वर्नोन वैन डाइक। दूसरा थिंकर का नाम है वर्नोन वैन डाइक। ये थोड़ा साथियों विषय थोड़ा मेमोरी वाला है, तो मेमोरी से ही आपको ध्यान रखना है कि वर्नोन डाइक क्या कहते हैं, शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है। शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है जिनके लिए राष्ट्र प्रयत्नशील रहते हैं। जिनके लिए राष्ट्र प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। इसमें आपको तनाव भी नहीं लेना है। इसको आप नोट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप अगर नोट करेंगे तो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें आप ये याद भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। ओके साथियों, सारी चीज समझ आ गई। दो बेसिक बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब राष्ट्रीय शक्ति अवधारणा की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बाद हम चलेंगे उस पर। लेकिन ये पहले क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रीय शक्ति क्या है? किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित किया जाता है। किसी राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल। लेकिन वर्नोन वैन डाइक कहते हैं शक्ति उन उद्देश्यों में सर्वोपरि है जिसके लिए राज्य प्रयत्नशील रहते हैं। अब ये परिभाषा भी वीएमपीए है, कई बार पूछी गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। ओके, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है। तो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा की विशेषताएं क्या क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं देखते हैं। तो आप इसमें तनाव नहीं लेना है। राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों? वो विशेषताओं के
बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका काम चलता है। पहला, राष्ट्रीय शक्ति एक यथार्थवादी अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? यथार्थवादी। ठीक है मेरे दोस्तों, यह है राष्ट्रीय शक्ति एक यथार्थवादी अवधारणा है। साथियों, इसमें से क्वेश्चन आता है कि एक छोटी-छोटी बात को आपको नोट करना है। राष्ट्रीय शक्ति एक यथार्थवादी अवधारणा है, एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में कहेंगे इट इज ए रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेशनल पावर इज रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रहनी चाहिए कि ये संप्रभुता का समर्थन करती है। क्या करती है? संप्रभुता का समर्थन, कि जो राज्य की संप्रभुता है उसको बनाए रखती है, संप्रभुता का समर्थन करती है। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा संप्रभुता का समर्थन करती है। अवधारणा संप्रभुता का समर्थन करती है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अनेक तत्वों से होता है। कि राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण क्या होता है? अनेक तत्वों से, मानवीय और गैर मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों से निर्माण होता है। राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण अनेक तत्वों से होता है। अभी हम आगे बताएंगे भी कौन कौन से तत्व हैं, वो पूरे डिटेल में पढ़ने हैं। अनेक तत्वों से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप इन तीनों तत्वों को पहले नोट कीजिए और एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए आप, तो फिर आप अच्छे से इसको कर लेंगे, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि बेसिकली क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपने ये तीनों एलिमेंट पढ़ लिए होंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि सारी चीजें कि क्या क्या है। तीनों एलिमेंट याद हो गए। हर छोटी बात आप आगे जाएंगे तो और महत्वपूर्ण तत्व आते जाएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना? अब चौथा एलिमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राष्ट्रीय शक्ति गतिशील है। ठीक है ना? नेशनल पावर इज डायनेमिक। क्या है? डायनेमिक है, गतिशील है। गतिशील क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना? आज कोई राष्ट्र महाशक्ति है तो कल कोई बन सकता है। दोस्तों, हम भी हैं, जैसे हम में से किसके अंदर शक्ति कब आ जाए पता नहीं, किसका सिलेक्शन हो जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए ये पता नहीं। ऐसे राष्ट्र भी है, कहां पर परमाणु ईंधन मिल जाए पता नहीं, कहां पर तेल मिल जाए पता नहीं, वो तत्काल रातों रात राष्ट्र महाशक्ति बन जाता है। ठीक है? किसी ने कोई नई तकनीक क्षमता विकसित कर ली तो राष्ट्रों रात शक्ति बन जाएगा। तो अगला क्या ध्यान रखना है? नंबर 4, नंबर 4 ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शक्ति एक गतिशील अवधारणा है। राष्ट्रीय शक्ति एक गतिशील अवधारणा है। नंबर 4, राष्ट्रीय शक्ति गतिशील है। गतिशील है क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में क्या होता रहता है? परिवर्तन। क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे का भी उदाहरण देखें तो बेसिकली रूस को साइबेरियन क्षेत्र में तेल प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। तो उसने पुनः महाशक्ति की भूमिका अदा करने का प्रयास किया। पुनः
महाशक्ति की भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि पहले तो कहीं न कहीं जैसे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी रूस बना था, तो कमज़ोर था आर्थिक रूप से। उसके पास पैसे नहीं थे, सैनिक शक्ति तो थी, लेकिन जैसे 1998 में साइबेरियन क्षेत्र में उसे तेल प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो प्रभावी भूमिका अदा करने लगा है, पुनः महाशक्ति की भूमिका अदा करने लगा है और बोलने लगा है कि पूर्वी यूरोप में अब नेटो नहीं। इसलिए यूक्रेन को उसने क्या किया है, आज लगभग सा खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है मेरे दोस्तों। अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि यही चीज है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति गतिशील रहती है। 91 में वो कमजोर था आर्थिक रूप से, लेकिन 98 के बाद उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई और वो कहीं ना कहीं आज अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय शक्ति गतिशील है, क्योंकि कौन से एलिमेंट में कब परिवर्तित हो जाए, कौन सा राष्ट्र महाशक्ति बन जाए, इसके बारे में निश्चित आकलन करना पॉसिबल नहीं है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आगे देखते हैं 5वां नंबर। ठीक है ना दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना है। क्या है 5वां नंबर? राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है। सापेक्ष रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन नहीं हो सकता है, केवल तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। दूसरे के संदर्भ में ही हम बता सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति कम या ज्यादा है। हम ये नहीं बता सकते भारत में इतने हॉर्स पावर है, चीन में इतने हॉर्स पावर है, अमेरिका में इतने हॉर्स पावर है। बस इतना तुलनात्मक बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तुलना में भारत शक्तिशाली है, भारत की तुलना में चीन और चीन की तुलना में अमेरिका शक्तिशाली है। क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अंकों में मापन संभव नहीं है। ये ध्यान रखना है लाइन। अंकों में मापन संभव नहीं, सापेक्ष का ये मतलब है। क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए। सापेक्ष का मतलब है इसका अंकों में मापन संभव नहीं है, इसका केवल तुलनात्मक अनुमान लगाया जा सकता है। कि पाक की तुलना में भारत और भारत की तुलना में चीन और चीन की तुलना में अमेरिका शक्तिशाली है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाना चाहिए मेरे दोस्तों, और आपसे याद हो जाना चाहिए, बात समझ जानी चाहिए। कुल्ला केवल तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, ठीक है ना, अंकों में मापन संभव नहीं है इसका। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीएमपी है। तो ये ध्यान रखना, ये बार बार कथन कारण में आता है। मैं कथन कारण में भी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे कथन कारण में आपके सामने आ गया क्वेश्चन, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कर कर भी। तो सिंपल आ गया कथन और कारण वाले क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान में रखना है। कथन ए, राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, तुलनात्मक है, वास्तविक नहीं। अनुमान पर आधारित है। कारण आर
राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन संभव नहीं है। आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन जो कथन कारण वाले रहते हैं उसमें 4 विकल्प रहते हैं। उत्तर में विकल्प कितने हैं? 4। अब चारों देखते हैं मेरे दोस्तों। पहला विकल्प क्या है वो भी ध्यान में रखना है। पहला विकल्प है ए में कथन कारण दोनों सही हैं। कारण आर कथन की व्याख्या करता है। बी कथन कारण सही हैं, व्याख्या नहीं होती। परंतु व्याख्या नहीं। सी कथन ए सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन ए गलत है परंतु कारण सही है। ये 4 आते हैं, कारण सही है। ये 4 आते हैं ऑप्शन। इन 4 में से आपको बेस्ट विकल्प छांटना पड़ता है। देखो साथियों, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को अलग-अलग पढ़ना चाहिए, कथन को भी कारण को। पहले ये चेक करना चाहिए कि वास्तव में कि ये दोनों सही हैं कि नहीं है। देखो पढ़ो आप भी और मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ-साथ, मेरे साथ-साथ पढ़ना मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, तुलनात्मक है, वास्तविक नहीं, अनुमान पर आधारित है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया अनुमान पर ही आधारित है, सापेक्ष है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है कथन तो। ठीक है ना? अब आर राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन संभव नहीं है। अंकों में मापन संभव नहीं है, ये भी सही है। मैंने ये भी बताया आपको कि अंकों में इसका मापन नहीं हो सकता, कितने हॉर्स पावर कितने में है। इसका मतलब दोनों सही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सी और डी तो आंसर हो नहीं सकता। भाई सी और डी में तो एक गलत लिख रखा है, ये तो दोनों सही हैं। अब हमें दिक्कत आती है, देखो पहले सबसे पहले नेगेटिव हल करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कौन सा आंसर नहीं होगा पहले वो निकाल दे। अब ये दो तो बाहर है, इन पर तो हमें चर्चा ही नहीं करनी। अब हमें चर्चा करनी ए बी पर। ए और बी में क्या है? कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। अब व्याख्या कैसे चेक करें? अब ए बी में से कोई आंसर है तो इसको कैसे ढूंढें? उसके लिए एक विधि है। उस विधि को आप अभी भी नोट कर सकते हैं। पहले कथन को पढ़िए, फिर कारण के आगे क्योंकि लगाइए। क्या लगाइए? क्योंकि। चलिए मैं पेन भी दूसरा बदल के आपको उसको मैं कर देता हूं। क्योंकि लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि। अब पढ़िए आप कथन है। राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, तुलनात्मक है, वास्तविक नहीं, अनुमान पर आधारित है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन संभव नहीं है। तो तारतम्यता बैठ रही है कि नहीं, सुसंगता आ रही है कि नहीं, थोड़ा दिल से आवाज आ रही है कि नहीं, कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, ऐसी आवाज आ रही है ना, इसका मतलब काफी हद तक सही है। आप 2 बार चेक कीजिए। अब नीचे वाले को पढ़िए और ऊपर वाले में इसलिए लगाइए। पहले अब नीचे वाला पढ़ना है। राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन संभव नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, तुलनात्मक है, वास्तविक नहीं है, अनुमान पर आधारित है। दोनों सही बैठ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या हो रही है। दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको करना है मेरे दोस्तों। अगर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हर में क्वेश्चन क्या आता है ये सोचते रहना है। जब आप ऐसे सोचते रहेंगे, नो डाउट आपका जो है स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, क्वेश्चन क्या बनता है? हमेशा मैंने कहा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। पुराने पेपर जहां से भी मिल जाएं वो करने हैं। मैं तो आपको भी सीरीज डालना शुरू कर दूंगा, तो आपकी नेक्स्ट मंथ से आपको एक टॉपिक वाइज सीरीज वो कई बार डाल भी दे चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाके देख लेना कि पहले टेस्ट किसका होगा। जो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है उसमें जाके देख लेना। आप लोगों के लिए निःशुल्क है, जिन्होंने कोर्स खरीदा है आपके लिए पैसे नहीं लगेंगे। आपके लिए टेस्ट डाले जाएंगे, आप उसमें खरीदना भी मत। ठीक है ना?
आपको तो इसी में मिलेगा, इसी पेमेंट में मिलेगा, ये टेंशन नहीं लेनी है आपको अलग से पेमेंट देना है, नहीं, आपके इसी कॉलम में ही सारे टेस्ट पेपर डाले जाएंगे। लेकिन साथियों आप कर करके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और आपको एक खुशखबरी और मैं लास्ट में दे दूंगा, अभी तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों, अब ये सारे बातें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय शक्ति के एलिमेंट क्या क्या हैं, चलिए उसका अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को कई लोग कई प्रकार से बांटते हैं, कुछ इस तरीके से बांटते हैं, मानवीय, गैर मानवीय, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक ऐसे तत्वों में बांटते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वर्गीकरण पामर पार्किंस का माना जाता है, जो उन्होंने गैर मानवीय और मानवीय के रूप में बांटा था। तो सबसे बेस्ट वर्गीकरण किसका माना जाता है? पामर पार्किंस का। चलो, तो पामर पार्किंस ने कैसे बांटा था? इन्होंने कैसे बांटा था वो ध्यान में रखना है। इन्होंने बांटा था गैर मानवीय, नॉन ह्यूमनल और ह्यूमनल, इस तरीके से बांटा था। ठीक है, गैर मानवीय में क्या लिया इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो ही चीजें ली, एक भूगोल और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। क्या क्या लिया? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? गैर मानवीय में क्या क्या लेते हैं, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन को गैर मानवीय में लेते हैं। मानवीय में क्या क्या लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानवीय में वो लेते हैं जनसंख्या, विचारधारा, तकनीक, मनोबल, आसूचना। ये किसमें लेते हैं? मानवीय। तो ये विभाजन तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों, कि पामर व पार्किंस जो विद्वान थे, गैर मानवीय में क्या शामिल करते हैं? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन को। मानवीय संसाधन में क्या शामिल करते हैं? जनसंख्या, विचारधारा, तकनीक, मनोबल, आसूचना। अब सिंपल सा पूछे ये सवाल भी तो इसको भी गलत कराएंगे, तो फिर तो बेटा बड़ी दिक्कत आएगी ना। आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, मेरे हिसाब से आपसे इंटेलिजेंट कोई बच्चा नहीं है, जो आप इतना पढ़ रहे हैं, तो हाँ तो बोल दो इंटेलिजेंट हैं, कम से कम कमेंट ही कर दो कि इंटेलिजेंट हैं आप। मुझे तो पूरा विश्वास है, अब पता नहीं आपको अपने आप पर विश्वास है कि नहीं है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ बोलना शुरू किए हैं, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट तो हैं। तो ये बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ये आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, काफी बच्चों ने बोला यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चे बता रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो सारी ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। इससे ये भी पता चल रहा है कि वास्तव में कौन समर्पित है, डेडिकेटेड कौन है इस एग्जाम के प्रति, ये भी पता चल रहा है। अब जो लोग बाद में देखते रहते हैं, उसका मतलब इज नॉट डेडिकेटेड पर्सन, ठीक है ना? तो आप सब डेडिकेटेड हैं, समर्पण भाव वाले हैं, और वास्तव में सही मायने में कहूं तो आप ही अर्जुन हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें बेटा क्या करना है, एक एक एलिमेंट को उठाना है, उन पर थोड़ा सा गहन चर्चा करनी है। कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे, ठीक है ना? कर लें आराम से। तो गैर मानवीय में क्या आता है? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। मानवीय में जनसंख्या, विचारधारा, तकनीक, मनोबल, आसूचना। सबसे पहले हम गैर मानवीय तत्वों पर चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, गैर मानवीय पर चर्चा करते हैं। तो गैर मानवीय में पहला तत्व लेते हैं भूगोल। क्या लेते हैं? भूगोल। भूगोल क्या है? गैर मानवीय तत्व है। ये तो सबको पता है गैर मानवीय तत्व है। भूगोल का राष्ट्रीय शक्ति में अध्ययन, भूगोल का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अध्ययन
अध्ययन भू राजनीति के विद्वान करते हैं। भू राजनीति क्या होता है? जियोपॉलिटिक्स। अब साथियों देखो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि गैर मानवीय तत्व है भूगोल का राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अध्ययन कौन करते हैं? भू राजनीति के विद्वान, जियोपॉलिटिक्स के विद्वान करते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स क्या है? वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी शाखा है जो ये मानती है भूगोल विदेश नीति का निर्धारक है, राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो जियोपॉलिटिक्स क्या है? तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भू राजनीति क्या है? भू राजनीति पहले इसको जानेंगे, फिर भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, जियोपॉलिटिक्स क्या है? ठीक है, तो देखते हैं भू जियो राजनीति क्या है, भू राजनीति क्या है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ऐसी शाखा है जो भूगोल को विदेश नीति और राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारक मानती है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसका? विदेश नीति का क्या मानती है? निर्धारक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कि इसके समर्थक कौन-कौन हैं? ये भी एक क्वेश्चन बार-बार बनता है कि भू राजनीति से जुड़े हुए विद्वान कौन-कौन से हैं? तो ये भी ध्यान रखना है। तो समर्थक कौन है? तो समर्थक ध्यान रखें, तो समर्थक भी ध्यान रखना है। समर्थक को हम इस तरीके से बाँट सकते हैं, तो आप ध्यान से यूएसए वाले, यूके वाले और जर्मनी वाले। चलो, कुछ जर्मनी के विद्वान हैं, कुछ यूएसए के हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सिंपल है, सबसे जो मेन है अमेरिका वाले, तो अमेरिका वाले में ध्यान रखना है अल्फ्रेड थायर महान। कौन है पहला? अल्फ्रेड थायर महान। बोलना जरा, अल्फ्रेड थायर महान। आपकी जैसे कुछ किताबों में खाली महान मान लिखा है, मैंने पूरा नाम लिख दिया, अल्फ्रेड थायर महान। क्या नाम है? अल्फ्रेड थायर महान। बोल के देखना है, अल्फ्रेड थायर महान। ये भी भू राजनीति से जुड़े विद्वान हैं। तो ये समुद्री शक्ति पर ज्यादा बल देते हैं। किसकी बात करते हैं? समुद्री शक्ति की। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो अगले हैं होमरली, हेनरी किसिंजर। होमरली, होमरली, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर वही हैं जिन्होंने शटल डिप्लोमेसी दी थी। ये भी भू राजनीति का भी अध्ययन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेनरी किसिंजर भी, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या कहा था कि मैकेंडर के संदर्भ में कि वास्तव में रूस को कभी कमजोर नहीं समझना। इन्होंने, हेनरी किसिंजर ने कहा था 91 के बाद भी, विक्टन के बाद भी अमेरिका को चुनौती दे सकता है, इस पर ध्यान रखना। इसकी भू राजनीति ऐसी है, ये दोबारा से कहीं ना कहीं शक्तिशाली बनेगा, ऐसा हेनरी किसिंजर ने कहा था। तो देख लो, आज रूस चेतावनी दे रहा है अमेरिका को, ठीक है ना? तो इन्होंने चेतावनी दी थी तभी 91 में कि रूस को कमजोर नहीं समझना है, रूस की भू राजनीति ऐसी है, उसको दोबारा महाशक्ति बनाएगी। ये बेसिकली इन्होंने पहले कह दिया था, ठीक है ना, कि रूस पुनः महाशक्ति बनेगा। ये किसने कहा था? ये इन्होंने कह दिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी अच्छे हैं, ग्रैंड चेस बोर्ड, जानियो ब्रेजुस्की, ठीक है ना? मैं ऊपर लिख देता हूं नंबर 4 पर। क्या है? ग्रैंड चेम्स बोर्ड, ग्रैंड चेस बोर्ड, ग्रैंड चेस बोर्ड नंबर 4, ग्रैंड
चेस बोर्ड, ठीक है, ग्रैंड चेस बोर्ड। फिर क्या है, ब्रेजिन्स्की, ब्रेजिन्स्की, जे ब्रेजिन्स्की, पांचवा जे ब्रेजिन्स्की। ये यूएसए के से जुड़े हुए भू राजनीति के विद्वान हैं, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, कि भाई ये भी कहीं ना कहीं मेन बातें करते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। जो मैकेंडर थे, सर हेल्पोर्ड मैकेंडर, वो कहाँ के थे, यहाँ के, यूके के। अब यूके के कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना, सर हेल्फोर्ड मैकेंडर, मैकेंडर यहाँ के थे। और एक बेसिकली एमिल रीच, एमिल रीच भी यहीं के थे। एमिल रिच, तो सर हेल्फोर्ड मैकेंडर, एमिल रिच, ये बेसिकली यहीं से जुड़े हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे दोस्तों, तो आपको काम तभी चलेगा। फिर जर्मनी से जुड़े हुए कौन कौन से थे वो भी ध्यान रखना है। तो रित्से का नाम पॉलिटिकल साइंस में सुना होगा, फ्रेडरिक रित्से, ठीक है ना, और कार्ल हासोफर, ये जर्मनी से जुड़े हुए थे। जर्मनी से जुड़े हुए कौन कौन से हैं, फ्रेडरिक रित्से, कार्ल हासोफर, ठीक है। अब ये तो मैंने देश वाइज बताया कि ये जो आपको कई बार मिलान करने के लिए आ जाए तो आप इतने कंफ्यूज मत होना कि इनके भाई देश भी थोड़े ध्यान रख लेना। तो आपको जब ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी तो आप आराम से काम कर लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे भी मैं बता देता हूं कि जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो वो अमेरिका से स्पाइक मैन भी जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं स्पाइक मैन भी जो थे अमेरिका के थे। कौन थे, स्पाइक मैन। छठा नाम स्पाइक मैन का लिख सकते हैं कि स्पाइक मैन, ये भी कहीं ना कहीं थायर महान के शिष्य थे। तो ये भी बेसिकली ध्यान में रखना है कि स्पाइक मैन का नाम भी आएगा। उसके अलावा गुड्डी का नाम भी आता है। किसका नाम आता है, गुड्डी का। तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूं इनको, तो आप इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि भाई बेसिकली स्पाइक मैन भी जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए विद्वान हैं। स्पाइक मैन, गुड्डी जैसे विद्वान भी इससे जुड़े हुए हैं। अब आगे और दोबारा आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा विचारक हैं, कौन कौन से जो इससे जुड़े हुए हैं भू राजनीति से। और ये सारे कहीं ना कहीं भूगोल को क्या मानते हैं, राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो निकालस जो स्पेक माइन थे ये क्या कहते हैं, ये इनके बारे में ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम क्या है, निकोलस जो एक स्पाइसमैन, स्पाइक मैन। इन्हें बेसिकली कहा क्या जाता है, इन्हें नियंत्रण का गॉडफादर कहते हैं। क्या कहते हैं, नियंत्रण का गॉडफादर। इन्हें नियंत्रण का गॉडफादर कहते हैं। साथियों, छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आपसे पूछेगा नियंत्रण का गॉडफादर किसे कहा जाता है, तो निकोलस जे स्पाइकमैन को कहा जाता है। इन्होंने रिमलैंड की अवधारणा भी दी थी। रिमलैंड की अवधारणा कौन सी थी, क्या है, मैं आपको बताऊंगा जस्ट, आप टेंशन मत लेना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली ये इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। बेसिक नहीं पता है तो फिर आपके सामने समस्या भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना क्लियर है आपको कि स्पाइकमैन गुडीबीके से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भू राजनीति से जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भू राजनीति के विद्वान क्या क्या अध्ययन करते हैं भूगोल का राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में। चलिए मेरे दोस्तों, भू राजनीति के विद्वान भूगोल के निम्न तत्वों का राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं।
ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। किन किन का अध्ययन करते हैं, 4 तत्व हैं, मैं चारों को पहले लिख देता हूं। एक क्या है, आकार, क्षेत्रफल, आकार कहें क्षेत्रफल कहें ये। दूसरा क्या है, जलवायु, क्या है, जलवायु, क्लाइमेट। तीसरा क्या है, स्थलाकृतियां, पहाड़ नदी पर्वत ये। टोमोग्राफियां, टोमोग्राफी। डी में क्या है, अवस्थिति, लोकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है मेरे दोस्तों, आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये 4 चीजों का अध्ययन करते हैं भूगोल के भू राजनीति के विद्वान, भूगोल के निम्न तत्वों का राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। पहले किसका, अकाल या आकार या क्षेत्रफल का, साइज का, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइज। देखो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, साइज, एरिया, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी पर खाली निर्भर नहीं रहना है। तो आईआर पढ़ते हैं तो आईआर में अंग्रेजी वैसे क्लियर होनी चाहिए, आकार है, क्षेत्रफल, साइज, जलवायु, क्लाइमेट, स्थलाकृतियां, टोमोग्राफी, अवस्थिति, लोकेशन, इन 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। अब इन चारों का हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले भूगोल के कौन से तत्व का अध्ययन करते हैं, आकार का। चलिए, सबसे पहले आकार, क्षेत्रफल कैसे राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करता है, क्या क्या उसके लाभ होते हैं, वो हम देखते हैं। देखो साथियों, अगर किसी राष्ट्र का क्षेत्रफल अधिक होता है तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति की संभावना बढ़ जाती है। क्यों, क्यों बढ़ जाती है, एक तो साथियों जब उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा तो अधिक जनसंख्या को संभाल पाएगा, अधिक जनसंख्या को संभाल पाएगा तो उसकी टोटल श्रम शक्ति भी अधिक होगी, वो बड़ी सेना का निर्माण भी कर सकता है। फिर वो अधिक से अधिक बेसिकली संसाधन भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, वहां प्राकृतिक संसाधन भी। और साथ में क्या है, युद्ध के समय पीछे हट सकता है। जैसे क्या है, सोवियत संघ हटा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, बेसिकली क्या है, जर्मनी से पीछे हटता चला गया। अगर छोटा सा राष्ट्र होता तो कहां हटता, तो ये, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, भू राजनीति के विद्वानों के अनुसार अधिक क्षेत्रफल के निम्न लाभ होते हैं। निम्न लाभ होते हैं। अब क्या क्या लाभ हैं वो आपको ध्यान रखने हैं मेरे दोस्तों, क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या लाभ है। पहला जो लाभ है इसमें, फर्स्ट, अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिल सकते हैं। दूसरा लाभ है कि बेसिकली जो है बड़ी सेना का निर्माण हो सकता है। विशेषकर विविध प्रकार की, भाई वो अनेक प्रकार की सेना है, वो विशेष प्रकार की सेनाएं भी रख सकता है। तीसरा जो इसका फायदा जो सबसे बड़ा दिखता है वो ये है कि युद्ध के समय पीछे हट सकता है। ठीक है, तो ये लाभ बताए भू राजनीति के विद्वानों ने। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि अकेले क्षेत्रफल राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण नहीं करता। अगर अकेले क्षेत्रफल करता तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती। ब्राजील भी इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो विशेष भूमिका अदा करते नहीं। तो आलोचक क्या कहते हैं, अकेले क्षेत्रफल
अकेले क्षेत्रफल राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण नहीं करता है। महत्व क्या है इसका? महत्व यह है, राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सहायक तो है। इसमें कोई शंका नहीं है, सहायक बिल्कुल है। भाई क्षेत्रफल का महत्व तो है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों, कि आपको कि बेसिकली अकेले क्षेत्रफल राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण नहीं करता। अगर वास्तव में अकेले ही करता तो महत्वपूर्ण भूमिका ब्राजील की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती और ऑस्ट्रेलिया की होती। तो उनकी नहीं है इतनी ज्यादा। तो बेसिकली जिनकी है तो उनका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो और भी चीजें काफी चीजें हैं। तो अकेले क्षेत्रफल नहीं करता, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा है क्लाइमेट, जलवायु। दूसरा भूगोल का तत्व है जलवायु। अब भू राजनीति के विद्वान कहते हैं, अगर समशीतोष्ण जलवायु हो तो राष्ट्रीय शक्ति की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाती है, क्यों? कहते हैं एक तो वहां अधिक पैदावार होती है और साथ में कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं भू राजनीति के विद्वानों के अनुसार? भू राजनीति के विद्वानों के अनुसार समशीतोष्ण जलवायु में कृषि उत्पादन अधिक होता है और कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। परंतु साथियों, आज विज्ञान तकनीक का युग है। कैसे युग है? विज्ञान तकनीक के युग में इसका अधिक महत्व नहीं है। इजराइल ने मरुस्थल में पैदावार शुरू कर दी है। भाई इजराइल देखें तो वहां उसने उत्कृष्टता के साथ कृषि का प्रारंभ किया है, उच्च लेवल पर। तो वह मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इससे पता चलता है कि खाली विज्ञान तकनीक में समशीतोष्ण जलवायु, ये जलवायु इसका ज्यादा महत्व नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई भूगोल का जो दूसरा तत्व भू राजनीतिक विद्वान ने बताया, आज के संदर्भ में उसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि विज्ञान तकनीक का युग है। तो आज तो नई नई तकनीकें आ चुकी हैं, तो अधिक महत्व नहीं रहा। तीसरा चीज जो है वो भी हम ध्यान रखते हैं, स्थलाकृतियां, टोमोग्राफियां। सी, भूगोल का तीसरा तत्व अध्ययन करते हैं, टोमोग्राफी। स्थलाकृतियां की क्या बेसिकली है? इसके अंदर हम लेते हैं पहाड़, नदी, पर्वत, समुद्र। पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, समुद्र है, ये चीजें लेते हैं। भाई ये भी राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सहायक रहती हैं। जैसे बेसिकली क्यों सहायक रहती हैं वो भी ध्यान रखना है। जैसी स्थलाकृतियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो सुरक्षा,
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? जैसे कहते हैं भारत में हिमालय चीन से रक्षा कर चीन से रक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यहाँ से संसाधन मिल सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इन स्थलाकृतियों से क्या मिलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखा जाए तो भारत में भी हिंद महासागर से तेल, पेट्रोलियम, गैस के भंडार मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन मिल रहे हैं, तो कई प्रकार के जेवरात वगैरह मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इनका बहुत विशेष महत्व हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से इन स्थलाकृतियों का महत्व रहता है। ये बात सत्य है कि वास्तव में स्थलाकृतियों का महत्व रहता है। जैसे भारत की विदेश नीति भी हिमालय की सुरक्षा के इर्द-गिर्द घूमती है। हम इसलिए नेपाल, भूटान के साथ मधुर संबंध बनाते हैं, ताकि हमारा हिमालय पर्वत हमेशा सुरक्षित रहे। डोकलाम विवाद इसका उदाहरण है। अभी चीन के साथ हमारा डोकलाम विवाद हुआ, उसका बड़ा कारण यही था कि हम हिमालय की सुरक्षा चाहते हैं। लद्दाख में भी झड़प हुई, तो बेसिकली उसका कारण है हम हिमालय की सुरक्षा चाहते हैं। हिमालय की सुरक्षा हमारी विदेश नीति और सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से देखें, हिंद महासागर की सुरक्षा भी हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए ही बेसिकली हमने क्वाड में हम सम्मिलित हुए हैं। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये बेसिकली हिंद महासागर की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, इसका प्रमुख विषय रहा है। जैसा कि अल्फ्रेड थायर महान ने कहा था कि समुद्री सुरक्षा भविष्य में शक्ति का निर्धारण करेगी, क्वाड वो चीज को वापस प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं क्वाड जो है वो बता रहा है कि समुद्री सुरक्षा का महत्व है। तो वास्तव में ये समुद्री सुरक्षा है, तो इस पर अल्फ्रेड थायर महान ने जो बात की थी, वो आज कहीं न कहीं प्रासंगिक हो रही है। और क्वाड जैसे जो संगठन है, वो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंद महासागर की सुरक्षा हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में अब जो चीन ने हमारे हिंद महासागर में हमको घेरने के लिए कि जो दीपमाला नीति बनाई थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति अपनाई थी, उसके जवाब के रूप में हम एक ओर तो बेसिकली श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों के साथ मधुर संबंध बना रहे हैं, तो दूसरी ओर क्वाड के माध्यम से चीन को अपना कहीं न कहीं उसकी प्रतिरोध, उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। क्वाड में क्या है? अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो हम हर तरीके से हिंद महासागर की सुरक्षा चाहते हैं। चीन को किसी भी रूप में यहाँ पर सफल नहीं होने देंगे। ये हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो बेसिकली देखे जाए, स्थलाकृतियाँ हमारे लिए इतनी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी विदेश नीति आज भी इनसे प्रभावित होती है। तो ये बातें आपको सारी स्पष्ट होनी चाहिए कि बेसिकली प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। तो वास्तव में हिंद महासागर के संदर्भ में देखा जाए, तो भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए तो काफ़ी समय से प्रयासरत है। पहला तो क्या है, हमने हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल हुए। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन में हम शामिल हुए। ठीक है ना? तो ये बेसिकली 97 में बना था संगठन। इसका पूर्व नाम जो था M7 था। हम इसमें शामिल होकर हिंद महासागर की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि बेसिकली कि हम क्वाड में सम्मिलित हुए हैं ताकि चीन से सुरक्षा मिल जाए चतुर्भुज परियोजना में। तीसरा, हम पड़ोसी राष्ट्रों हिंद महासागरीय देशों से इस मधुर संबंध बना रहे हैं।
तीसरा देखा जाए तो हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण कदम है, तो हम हिंद महासागरीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहे हैं। तो साथियों, हमें ये सारे पहलू ध्यानपूर्वक देखने हैं और समझने हैं कि वास्तव में चाहे 2015 की मोदी जी की यात्रा हो सेशल्स की, श्रीलंका की, तो उसका मेन मोटिव यही था कि हमें हिंद महासागर की सुरक्षा करनी है और जो चीन की दीपमाला नीति है उसका प्रतिरोध करना है। तो वास्तव में तो हमारा जो इंटेंशन है हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए ही हम चीन की दीपमाला नीति, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति और ओबोर नीति, ओबोर क्या है, वन बेल्ट वन रोड नीति, का प्रतिरोध कर उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ओबोर नीति के विरोध में हमने क्या शुरू किया है, एफ्रो एशिया ग्रोथ परियोजना। तो ये मेन हमारा इंटेंशन जो है, तो मेरे दोस्तों, तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखना है। आगे फिर आएँगी तो आपको फिर व्यावहारिक राजनीति में दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं आपको बेसिक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। आपको दीपमाला नीति क्या होती है समझ आ जानी चाहिए। दीपमाला नीति के तहत वास्तव में जो है कि चीन क्या कर रहा है, भारत की ओर चारों ओर सैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, तो वो बेसिकली उसकी दीपमाला नीति है। तो मैं इसको थोड़ा-सा डिफाइन भी कर देता हूँ, चीन की दीपमाला नीति को। इसके माध्यम से चीन क्या कर रहा है, भारत के चारों ओर सैनिक अड्डों का निर्माण अब कर रहा है। जैसे हम्बनटोटा वो श्रीलंका के अंदर बना रहा है। ठीक है ना? ग्वादर पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। कहाँ बना रहा है? पाकिस्तान के अंदर। चटगांव बांग्लादेश के अंदर बना रहा है। कोकोद्वीप म्यांमार में, कोकोद्वीप में भी सैनिक अड्डा बना रहा है। गोन मॉरिशस में बना रहा है। गोन जो यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गोन मॉरिशस में है। तो यहाँ पर वो बंदरगाह बनाकर कहीं न कहीं अपने सैनिक अड्डों का इनडायरेक्टली निर्माण करके चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइनाज़ चाइना की नीति है जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो वो बेसिकली भारत को घेरने की ही है। तो लेकिन भारत इसको आज प्रति संतुलित कर रहा है हर स्तर पर। तो इन सभी देशों के साथ हम संबंध बना रहे हैं, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ और मॉरिशस के साथ, श्रीलंका के साथ, सेशल्स के साथ, ताकि कहीं न कहीं हम चीन के जो प्रभाव है यहाँ पर कम कर सकें। तो आप दोस्तों जानते हैं, आज श्रीलंका आर्थिक संकट का शिकार है। उसका बड़ा कारण यही है कि चीन ने उसे अपने अधीन बना लिया, इतना ऋण दे दिया कि उसे अपनी किस्तें चुकाने में सक्षम नहीं है। अब श्रीलंका को आज समझ आया कि भारत अच्छा है, चीन ठीक नहीं है।
आज श्रीलंका समझ रहा है, उसके नेता और उसकी जनता समझ रही है, सड़क पर लेकिन उतर चुकी है। इसलिए धीरे-धीरे साथियों, आज चीन की जो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, वो निष्क्रिय होती जाएगी। भविष्य में जैसे-जैसे भारत सक्रियता के साथ पैर बढ़ाएगा, चीन कमज़ोर पड़ता जाएगा और भारत महाशक्ति की ओर कदम बढ़ाता जाएगा। तो दोस्तों, कि ये बातें सारी स्पष्ट हो जाती हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट से कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति चीन की कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि चीन शोषण करता है, ड्रैगन है। तो ये बात इन राष्ट्रों को समझ आ जानी चाहिए, बस इतना है। ठीक है? तो इस तरीके से काम हमें करना है। अब हम अगला जो है तत्व है, एलिमेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, अगला भूगोल का ही तत्व है, वो है अवस्थिति, लोकेशन। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्तों चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें और इस बात को देखें। ठीक है ना? क्लास को कंटिन्यू देखें। इसी के साथ मैं इस क्लास से विदाई चाहता हूँ मेरे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।